बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसमें तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट आपके सारे कंसेप्ट जो है वो टेस्ट हो जाएंगे। बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है। लेकिन ये कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो पेपर में टेस्ट कर सकता है। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी की पूरी तो पेपर में आने वाली है नहीं। कुछ चीजें जो है वो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से उठाकर वो टेस्ट करेगा। अब इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो कि एग्जामिनर वो टेस्ट कर सकता है। तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, या अगर किसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट आता भी है तो उसके सारे कंसेप्ट जो है वो रिव्यू हो जाएंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बता है। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पपाया लिमिटेड। ठीक है, पपाया लिमिटेड है, उसकी आपको स्टेटमेंट बताई जा रही है एज ऑन 30 जून 2018। अब इन्होंने आपको एसेट वाली साइड पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। डेफर्ड टैक्स भी देखो यहाँ पर एसेट वाली साइड पे आ रहा है। इससे पहले हमने एसेट वाली साइड पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं देखा, लेकिन हमने अपनी जब डेफर्ड टैक्स का इनकम टैक्स का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर हमने इसको भी देखा। फिर उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड यानी कि इन्वेंट्री आपको बता रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की तरफ अगर आप देखते हो तो शेयर कैपिटल आपको बताया जा रहा है, रिटेन अर्निंग बताई जा रही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस बताया जा रहा है, लोन एंड बोरोइंग आपको बताई जा रही है जो कि हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लीज लायबिलिटी आपको बताई जा रही है, डेफर्ड टैक्स यहाँ पर अब दो जगह आ रहा है। एक जगह डेफर्ड टैक्स एसेट साइड पे भी आ रहा है, और एक जगह डेफर्ड टैक्स जो है वो हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड पे भी आ रहा है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ रहा है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या होता है? देखो, ये हमने आई 16 के अंदर भी डिस्कस किया था प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का केस। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग ये होता है कि अगर कोई हम एसेट को परचेज करते हैं, तो एसेट को परचेज करते वक्त हम ये अज्यूम करते हैं कि यार जब हम ये एसेट हमारा एक्सपायर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें इसको अपने प्लांट से या हमें फैक्ट्री से हटाना पड़ेगा। तो जब हम उसको हटाएंगे तो हमारी कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आएगी। ठीक है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले से ही प्रोविजन बनाकर रखती है जिसको वो कहती है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब उसकी कहानी क्या है आगे चल के मैं आप लोगों को और ज्यादा एक्सप्लेन करूँ। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या है? बेसिकली कोई एसेट हमारा ऐसा होगा जिसको एट द एंड ऑफ लाइफ हमने उसको डिसमेंटल करना होगा, तो उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए हमने पहले से ही एक प्रोविजन बनाकर। ट्रेड एंड अदर पेबल्स आपको लायबिलिटी बता रहे हैं, इंटरेस्ट पेबल बता रहे हैं, और इनकम टैक्स पेबल बता रहे हैं। ये तो इन्होंने आपको बैलेंस शीट बताई। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो हमें बैलेंस शीट से ही ड्राइव करना होगा, हमें इनकम स्टेटमेंट नहीं दी। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट से अगर हमें मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट तो हम वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह का है कि मजबूरन हमें जो प्रॉफिट निकालना होगा वो कहाँ से निकालना होगा? रिटेन अर्निंग के लेजर से, जो हमने पिछली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी सीखा है। अच्छा, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता रहे हैं फॉर द ईयर कि भाई 2450 बिलियन का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। फिर उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज रुपीज 1200 million, which include rupees 20 million on unwinding of discount related to provision for dismantling। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने आगे की बात बताई है ना, अनवाइंडिंग की, डिस्काउंट की, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की, इसको अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइएगा। आगे चल के जब मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर आप फोकस रखो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 1200। फिर टैक्स एक्सपेंस आपको इस साल का बताया जा रहा है 4500। ड्यूरिंग द ईयर कह रहे हैं कि द बोर्ड डिक्लेयर एन इंटरिम कैश डिविडेंड 600 million and interim bonus in proportion of 1 share for every 3 shares held। मतलब कि 3 शेयर्स के बदले में एक शेयर जो है वो बोनस शेयर जो है वो भी दिया जा रहा है, यानी कि दो तरह के डिविडेंड दिए जा रहे हैं, कैश डिविडेंड भी और स्टॉक डिविडेंड। फिर आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर पीएल रिकॉग्नाइज रीवैल्यूएशन सरप्लस 1600 million। ये इनको बता रहे हैं कि इनका एसेट जो है वो रीवैल्यूएट हुआ है। कौन सा एसेट रीवैल्यूएट हुआ है? लैंड जो है वो इनकी रीवैल्यूएट हुई है, और उस पे जो है वो 1600 मिलियन का सरप्लस इनको हुआ है।
Each year, incremental depreciation is transferred from revaluation surplus to रिटेन अर्निंग। वो कह रहे हैं कि हर साल ये काम करते हैं, और वो काम क्या करते हैं कि जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होता है उसको वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर। ये हमने IAS 16 के अंदर पढ़ा था कि जब भी कोई एसेट हमारा जब रीवैल्यूएट होता है तो रीवैल्यूएशन के बाद उसका जो डेप्रिसिएशन ज्यादा आता है, वो जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होता है यानी कि प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन से और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं अपने रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो ये कहानी भी इन्होंने यहाँ पे बता दी है, अब इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। मतलब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक आ रहा आगे, अ प्लांट हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 2000 मिलियन एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 1200 मिलियन वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कहने के एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट 2000 मिलियन थी, उसकी कैरिंग वैल्यू 1200 मिलियन थी, और वो उसको आग लग गई और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि द इंश्योरेंस क्लेम अमाउंटिंग टू रुपीज 800 मिलियन वाज रिसीव। लेकिन हमने इंश्योरेंस क्लेम किया, हमें 800 मिलियन जो है वो मिल गया। फिर उसके बाद जो है वो आगे बता रहे हैं, ऑन 1 जुलाई 2017 मशीनरी हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 245 मिलियन were acquired on a non cancelable lease of 5 year। ठीक है, अब वो आपको बता रहे हैं कि हमने एक मशीनरी भी ली है जिसकी फेयर वैल्यू 245 मिलियन है, और 5 साल की लीज पर ली है, और रेंटल जो हमें देना होगा वो 62 मिलियन का रेंटल जो है वो हमें पे करना होगा। और आगे इन्होंने एक और बात भी बताई है, द रेंटल ऑफ रुपीज 62 मिलियन आर टू बी पेड एनुअली इन एडवांस। मतलब कि आपको ये जो रेंटल पे करना होगा ये शुरू में पे करना होगा हर साल के। तो इसको आप क्या कहते हो, एक होता है आपके पास ड्यू और एक होता है कि आपके पास ऑर्डिनरी। तो ये कौन सा होगा, ड्यू। ये हमने पढ़ा था जब हमने लीज का टॉपिक पढ़ा था। पीएलएस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 12.08%, ये आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 700 मिलियन पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। वो कह रहे हैं कि कुछ मशीनरी भी हमने परचेज की है 700 मिलियन से, लेकिन वो पेबल है, यानी कि वो हमने उधार पे परचेज की है, उसमें हमारा कैश का कोई आउटफ्लो नहीं है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड में आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। ये पूरा एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि रिलेट कर रही होंगी हमारे क्वेश्चन से। अब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है कि सर, सबसे पहला काम ये होता है कि हमें रिटेन अर्निंग का लेजर बनाना होता है। रिटेन अर्निंग के लेजर से हम ये कर सकते हैं कि हम जो है नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जो प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर किया होता है, उस प्रॉफिट को कंप्यूट कर सकते हैं ताकि हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकें। तो अब सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट। फोकस कीजिएगा बेटा, कॉपी मत कीजिएगा, नोट्स में आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। फोकस कीजिएगा क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। हाँ, जो पॉइंट आप लोगों ने अपनी अपने लिए लिख रहे हो उसको लिख लीजिएगा। अब मैंने एक लेजर बनाया रिटेन अर्निंग का। तवज्जो चाहिए होगी आप लोगों को, सारे बच्चों की। रिटेन अर्निंग का मैं लेजर बना रहा हूँ। रिटेन अर्निंग का लेजर मैं किस लिए बना रहा हूँ, ताकि मुझे प्रॉफिट पता लग सके और मैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बना सकूं। अब सर, रिटेन अर्निंग का जो लेजर हम बना रहे हैं इसके अंदर जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है रिटेन अर्निंग का, रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो दिया है 22,590, और 29,045 जो है वो रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखा। इसको हम शो भी कर देते हैं कि ये हमारी क्या है, वर्किंग वन है। ओपनिंग बैलेंस दिया है यानी कि बीडी बैलेंस दिया है कितना, 22,590, और जो हमें एंडिंग बैलेंस यानी कि सीडी बैलेंस दिया है वो दिया है 29,045। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई।
जहां तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। क्लियर है सबको? सबसे पहले मैंने रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिख दिया। अच्छा सर, फिर उसके बाद अब हम इसमें रिटेन अर्निंग की ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं। रिटेन अर्निंग का सर आपने बताया था कि कौन कौन सी चीजें हमारी रिटेन अर्निंग पे इम्पैक्ट करती हैं। एक तो सर डिविडेंड, कैश डिविडेंड हो या बोनस शेयर्स इशू की हो, दोनों के दोनों जो है वो हमारे रिटेन अर्निंग को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग से निकाल करके पे किए जा रहे हो। यानी कि सर दो चीजें हैं, एक है हमारा कैश डिविडेंड, वो डेबिट साइड पे आएगा, और एक है सर हमारा स्टॉक डिविडेंड, वो भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। सर कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड वाली ट्रांजेक्शन थी, वो ट्रांजेक्शन नंबर 4 थी। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कह रहे थे कि ड्यूरिंग द ईयर वो डिक्लेयर एन इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ ₹600 मिलियन। सर कैश डिविडेंड जो है वो 600 मिलियन का है। फिर आ जाओ स्टॉक डिविडेंड पे कि स्टॉक डिविडेंड कितना कह रहे थे। स्टॉक डिविडेंड के बारे में बता रहे थे कि 3 शेयर्स के बदले में एक शेयर जो है वो दिया जाएगा। अब शेयर्स हैं कितने, शेयर कैपिटल की तरफ जरा नजर दौड़ाओ। शेयर कैपिटल आपने हमेशा जब भी शेयर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे ना कि कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो आपने लास्ट ईयर के शेयर कैपिटल को लेना है, करंट ईयर के शेयर कैपिटल को नहीं लेना। क्योंकि जो करंट ईयर का शेयर कैपिटल होगा वो तो तब आता है जब आप बोनस शेयर्स इशू कर देते हो। जो लास्ट ईयर का होता है ना, उसमें आपका बोनस शेयर्स का इंपैक्ट नहीं आया हुआ होता, क्योंकि आप करंट ईयर में बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो। तो 6,000 जो है वो आपके शेयर्स हैं, मतलब 6,000 का आपका जो है वो शेयर कैपिटल है। और सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे शेयर की वैल्यू 1 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने हुए, 6,000 हुए। तो सर जो हमने स्टॉक डिविडेंड दिया होगा, स्टॉक डिविडेंड अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक डिविडेंड कितना दिया होगा, सर 6,000 शेयर्स हैं, 3 शेयर्स के बदले में एक शेयर दिया जा रहा है, तो सर ये आ जाएगा 2,000। तो स्टॉक डिविडेंड हमारा चला जाएगा 2,000 से। ठीक है, एक तो कैश डिविडेंड दे दिया और दूसरा क्या दे दिया, स्टॉक डिविडेंड। दोनों ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी इंपैक्ट करती है रिटेन अर्निंग के लेजर पर। एंट्री क्या बनती है कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड की, दोनों में क्या होता है, एंट्री में आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट होता है, और कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड दोनों क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। जैसे कैश डिविडेंड 600 से है और स्टॉक डिविडेंड जो है वो कितने से, 2,000 से, तो दोनों की वजह से आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो। और टोटल जो आपका 2,600 से डेबिट हो जाएगा, तो वो मैंने इम्पैक्ट जो है वो 600 और 2,000 डेबिट साइड पे दिखा दिया। अब सर हम इसको क्या कर लें, बैलेंस कर लें, क्योंकि और तो कोई चीज आपने नहीं बताई थी। अब सुनो, बैलेंस करने से पहले, बैलेंस करने से पहले एक नजर देखो। सर कैश डिविडेंड भी ले गए, स्टॉक डिविडेंड भी ले गए, इसके अलावा रिटेन अर्निंग के अंदर जो इम्पैक्ट आता है वो रिजर्व का आता है। अगर कोई रिजर्व आपने क्रिएट किया हो तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा होता है, वो भी डेबिट साइड पे आ रहा होता है। इसके अलावा हमने नहीं देखा कि रिटेन अर्निंग पे किसी और चीज का इम्पैक्ट आता है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ऐसी है, यहाँ पर आप लोगों का फोकस में चाहूंगा कि एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जहां पर इन्होंने कहा है कि ईच ईयर incremental depreciation is transferred from revaluation surplus to retain earning account। ट्रांजेक्शन नंबर 6, इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट भी कहां आएगा, रिटेन अर्निंग के लेजर के अंदर। क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। और आइए 16 ये कहता है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जितना भी होगा, यू यू हैव टू एडजस्ट फ्रॉम रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो अब हमने इसको रिटेन अर्निंग अकाउंट से क्या करना है, एडजस्ट करना है। लेकिन सर इन्होंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो बताया नहीं, तो क्या अमाउंट हम एडजस्ट करें। अब तो समझ नहीं आ रहा ना कि सर चलो हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का उन्होंने अकाउंट बता, अमाउंट बता दिया होता तो फिर हम ले जाते रिटेन अर्निंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ।
तो उसके लिए एक काम कर लो छोटा सा, ये रिलेट कर रहा है, देखो ये ट्रांजेक्शन है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन। अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन थी रिटेन अर्निंग डेबिट, सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और रिटेन अर्निंग को क्या करते थे हम, क्रेडिट करते थे। ये एंट्री बनती है। अच्छा सर, अब यहां पर रिटेन अर्निंग का तो अमाउंट, क्वेश्चन के अंदर उसने ट्रांजेक्शन का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ, तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। रिटेन अर्निंग के लेजर से तो हमें नहीं पता लग रहा क्योंकि अमाउंट ही नहीं गिवन। चलो रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर से पूछ लो। दोनों ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन दोनों लेजर के अंदर इंपैक्ट करेगी ना, रिटेन अर्निंग के अंदर भी इंपैक्ट करेगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर भी इंपैक्ट करेगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ, रिटेन अर्निंग क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, दोनों जगह पर इंपैक्ट आ रहा होगा इसका। तो अगर रिटेन अर्निंग का अकाउंट पूछने पर नहीं बता रहा, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर से पूछ लो कि भैया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है। अब हम बना लेते हैं, अभी उसको अधूरा छोड़ देते हैं रिटेन अर्निंग के लेजर को। अब हम बना लेते हैं लेजर किसका, रीवैल्यूएशन सरप्लस का। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है ये। अब हम पूछते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस से, भाई तुम बता दो कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कहता है कि आप एक काम करो, सबसे पहले मेरा ओपनिंग और एंडिंग लिखो। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग है हमारे पास 2,500 और एंडिंग है 3,625। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पर ओपनिंग 2,500 और एंडिंग 3,625। ये जो ट्रांजेक्शन मैंने बनाई है, ये बनाई है इंक्रीमेंटल की, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर एक जगह इंपैक्ट हुआ होगा सर, जब हमने अपनी एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ी होगी, उसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर पीएल रिकॉग्नाइजिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ रुपीज 1,600 मिलियन रिलेटेड टू इट्स लैंड। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ लैंड को, तो जब ये हुआ होगा तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बनी होगी, हमने लैंड को सर डेबिट कर दिया होगा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। किस अमाउंट से, 1,600 मिलियन से। ठीक है, ये क्या है हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है बेटा, 1,600 से क्रेडिट हो रहा है। तो सर मैं लेजर में आया और मैंने 1,600 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है सर, लैंड की वजह से क्रेडिट हो रहा है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करने जाता हूं तो अब ये बैलेंस नहीं हो रहा लेजर, क्योंकि रीवैल्यूएशन की और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। अगर बैलेंस हो जाता तो इसका मतलब हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब ये लेजर बैलेंस नहीं हो रहा। डेबिट साइड कुछ कह रही है और क्रेडिट साइड कुछ कह रही है। डेबिट साइड कह रही है कि मेरे पास जो है अमाउंट है 3,625 का, और क्रेडिट साइड हमें बता रही है कि हमारा अमाउंट है 4,100 का। क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है 4,100, लेकिन डेबिट साइड हमें ये कह रही है कि 3,625 है। डेबिट साइड अभी भी कम पड़ रही है,
और डेबिट साइड क्यों कम पड़ती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस कब डेबिट होता है? सर वो एंट्री है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं तो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहां पर आपका डेबिट वाला अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। क्रेडिट वाला अमाउंट 4100 है और डेबिट वाला अमाउंट जो है वो 3625 है। तो डेबिट में कुछ ना कुछ कमी है। और कितनी कमी है सर? 475 रुपए की कमी है। डेबिट हुआ है हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों डेबिट हुआ है। तो जरा हमने जोर लगाया दिमाग पर तो हमें ये पता लगा कि क्रेडिट होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है तब क्रेडिट होता है। और जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आता है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा कहां चला जाता है? डेबिट साइड पे चला जाता है। तो ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो एंट्री अब हमें सर मिल गई, अमाउंट हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मिल गया और वो कितना है? 475। सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि मैंने किस तरीके से ये ड्राइव किया है रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर? किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन बड़े काम का है, देखो इसमें कितनी सारी चीजें मिल गई आपको। एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आ गया। यहां तक कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। इबादत की रात है। देखो, अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कोई डिस्क्रिप्शन ना होती या एडजस्टिंग एंट्री ना होती ना, तो दानियाल बेटा फिर हमारे पास ना रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बैलेंस आ रहा होता। दोनों साइडें क्या होती? बराबर होती, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है जो हमारे रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर इंपैक्ट करे। एक ही ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारी डेबिट साइड कम पड़ सकती है और वो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया। अगर वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ना देते ना तो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बराबर आता। अगर आपको वेरीफाई करना हो ना तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था और उसमें भी रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनवाया था। वो दोनों अकाउंट दोनों साइड्स क्या आ रही होंगी? इक्वल आ रही होंगी। अगर आप देखो ना, मैच करो अपना पिछला रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, दोनों साइड्स क्या है उसकी इक्वल है। यहां पर इक्वल नहीं थी, डेबिट साइड कम पड़ रही थी। तो अब हमें पता लग गया कि भाई डेबिट साइड कम पड़ती है जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आता। तो सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट हमें पता लग गया, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। 475 रुपए से अब ये 475 जो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर भी इंपैक्ट कर रहा है और साथ साथ हमारे रिटेन अर्निंग के लेजर के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। और किस साइड पे इंपैक्ट करेगा सर? रिटेन अर्निंग का लेजर हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 475। तो 475 से हमने अपने रिटेन अर्निंग के लेजर को क्या कर लिया? क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से? रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से। अब सर इसको बैलेंस करो। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो 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 अब हमारी जो है वो डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड है हमारी 31,645। क्रेडिट साइड सर हमारी कम पड़ रही है, तो फिर ठीक है, अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो कितने से कम पड़ रही है? अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो 8580 से। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि अगर आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो इट मींस कि आपको प्रॉफिट हुआ है, और अगर आपकी डेबिट साइड कम हो ना तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। तो कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको ये देखने में भी नजर आएगा कि रिटेन अर्निंग की डेबिट साइड कम पड़ रही हो। तो फिर उस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे माइनस से, क्योंकि वो क्या हो रहा है? लॉस। तो अगर तो डेबिट साइड कम पड़ रही हो तो बेटा वो क्या होगा? लॉस होगा। तो फिर आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को माइनस से स्टार्ट करोगे क्योंकि वो क्या है? लॉस।
और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि अभी आप लोगों के सामने सामने यहाँ पर आया है। सर अब हमें एक चीज तो मिल गई, और वो चीज है सर हमारे प्रॉफिट। अब हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट। कंपनी का नाम है पपाया लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, और फिर उसके बाद फॉर दी ईयर एंडेड जून 30, 2018। अच्छा सर, हमें जो चाहिए होता है ना प्रॉफिट, सर वो प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। अभी हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, तो सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जरा निकाल लें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो एक छोटी सी वर्किंग होती है, वो क्या होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए? वो सर हम प्रॉफिट लिखते हैं और उसमें सर हम ऐड करवा देते हैं टैक्स को। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है सर वो है हमारा, प्रॉफिट जो है सर वो हमारा है, ये जो हमने निकाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8580। 8580। और टैक्स सर हमें उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था, टैक्स फॉर द ईयर था एडजस्टमेंट नंबर 3, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 4500 million। तो सर प्रॉफिट आ गया हमारे पास बिफोर टैक्स 13080। सर अब हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13080। अच्छा सर अब हम इसमें ऐड करवा देते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस सर उन्होंने हमें दिया हुआ था, लेकिन साथ में जो है ना वो गलत गलत बातें कर रहा था, अनवाइंडिंग डिस्काउंट, कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर बता दिया है कितना, 1200 million। ठीक है, और 20 million से वो हमें सर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी बता रहा था। छोड़ दो उसको, गलत गलत बातें अभी छोड़ दो उसको, आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस देखना है, वो कितना है, 1200। ठीक है, अभी अनवाइंडिंग को अभी हम छोड़ देते हैं। 1200 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अनवाइंडिंग को अभी हम छोड़ देते हैं, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला करेंगे, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो आज की ही क्लास में डिस्कस करेंगे। 14280। सर ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
अच्छा सर, अब इसके अंदर क्या कर ले, अब इसके अंदर हम सर एडजस्टमेंट्स कर लें, कुछ जो नॉन कैश एक्सपेंसेस थे हमारे, उनको हम क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस में सर हमारे पास जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, और उसको हम क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा साफ साफ दिया हुआ था। पहली एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज रुपीज 2450 मिलियन। अच्छा, फिर उसके बाद सर हम ऐड करवाते हैं लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। तो सर एक एसेट को आग लग गई थी, वो उन्होंने बताया हुआ था। 7 एडजस्टमेंट थी। A plant having a original cost of rupees 2000 million and carrying value of rupees 1200 million was completely destroyed by fire. The insurance claim amounting to rupees 800 million. वो कह रहा है कि भाई एक चीज आपकी थी 2000 की, और उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 1200 की थी, और उसको आग लग गई। आग लगने के बाद हमें कितना मिल गया, 800 मिल गया। तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा 400 मिलियन का लॉस हो गया। 1200 की वो चीज थी, और 800 मिलियन तो हमें क्लेम करते वक्त मिल गया ना इंश्योरेंस से, जब मिल गया तो बस खुश हो जाओ उस पे। और 400 का हमें क्या हो गया सर, डिस्पोजल पे लॉस हो गया। तो इसको भी सर ऐड करवा दें, लॉस ऑन डिस्पोजल। इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है नॉन कैश। तो भैया इन सबको कर लो टोटल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स ये है, और एडजस्टमेंट दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इन चीजों को याद रखा करो कि वर्किंग बिफोर वर्किंग कैपिटल कब आएगा, आफ्टर वर्किंग कैपिटल कब आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या कैश इनफ्लो फ्रॉम आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कब आएगा। क्योंकि एग्जामिनर तो बेटा वो एग्जामिनर है ना, वो कुछ भी आपसे कभी भी पूछ सकता है, वो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल पूछते हैं। अब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये तो पता आपको एडजस्टमेंट ऐड होती है, लेस होती है, उसके बाद वाली कहानी आपको नहीं पता। आप इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हो, और नॉन अपने जो करंट एसेट्स हैं और जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनको ऐड और लेस करना शुरू कर देते हो। बीच में आपने ये वाली लाइन जो है वो याद ही नहीं रखी थी। अब एग्जामिनर ने आपसे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल पूछ लिया, अब यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल सुन बटा सन्नाटा हो जाओगे, ये तो सर ने हमें कराया नहीं। सर ने करवाया था, ये लाइन भी लिखवाई थी, इस लाइन को याद रखिए। वैसे हमने कल की एक एमसीक्यूज में पढ़ा था कि वो आपसे कह रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ कितना है, या कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताओ कितना। अब वो क्या होता है, वो तब होता है जब हम वर्किंग कैपिटल को भी एडजस्ट कर लेते हैं, जब आगे चल के भाई वर्किंग कैपिटल को करेंगे तो आ जाएगा। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ये क्या चीज बता दी। तो इन चीजों को याद रखना अपने पॉइंट टू पॉइंट, हर लाइन के बाद क्या क्या चीज में लिखवा रहा हूँ, मैं बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि याद हो जाए मुझे भी और आपको भी। तो ये आ गया 17130। ये अच्छा बात हो रही है मिलियंस में, ठीक है, रुपीज जो है वो मिलियंस में। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल। अब हम अपना वर्किंग कैपिटल जो है ना वो एडजस्ट करें। हर स्टेप के अंदर आपको नई चीज सीखने को मिलेगी यहाँ पर। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल।
सर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर सर हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, 4,500 से 5,100 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो अगर एसेट इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या करोगे, लेस करो, डिफरेंस लेंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको लेस कर देंगे, वो 600 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमें इन्होंने दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, 4,780 से 5,330 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, मैंने डिफरेंस लिया और डिफरेंस लेने के बाद 550 लिख दिया। अब बारी आ रही है और हमारे पास करंट एसेट्स तो कुछ नहीं बचे, डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड टैक्स तो अलग होता है। इसके अलावा सर हमें इंटरेस्ट पेबल, ट्रेड्स पेबल दिया हुआ है, 6,550 से 6,550 से हो रहा है 7,050, 6,550 से कितना हो रहा है, 7,050, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और ये लायबिलिटी है। देखो बात हो रही थी पेबल की, पेबल का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो सर पेबल का जो हमारा ओपनिंग है वो है 6,550 और एंडिंग जो है वो हमारा है 7,050। सर पेबल का जो ओपनिंग है वो 6,550 है और एंडिंग जो है वो 7,050 है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो मेरे ख्याल में कितना आ रहा होगा इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस लो जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है, 500 का सर डिफरेंस आ रहा है, 500 से हमारा डिफरेंस आ रहा है। और ये जो 500 है और ये 500 सर हमारी इंक्रीज में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है सर, ऐड होती है। लेकिन रुको जरा सबर करो, नीचे आ जाओ सबसे लास्ट एडजस्टमेंट, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि यार ये बड़ी मजेदार चीज है, तो आगे पेबल में आपको नजर आएगा। अब जैसे कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹700 million पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। वो आपको ये बता रहे हैं कि भाई आपने जो ट्रेड पेबल के अंदर जो भी अमाउंट है उसमें से 700 मिलियन का अमाउंट तो ऐसा है जिसके अगेंस्ट आपने मशीनरी परचेज की है। मतलब कि सर इसके अंदर ना ही कैश का इनफ्लो हुआ ना ही कैश का आउटफ्लो, आपने फिक्स एसेट परचेज किया है। कह रहा है कि ट्रेड एंड अदर पेबल, जो ऊपर आपको बता रहे हैं ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹700 million, उसके अंदर 700 मिलियन आपका शामिल है। पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, वो कह रहा है जो पेबल है वो अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी है। यानी कि आपने एंट्री बनाई होगी मशीनरी डेबिट और पेबल क्रेडिट। अब क्या इसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हाँ बाकी जो दूसरे पेबल होते हैं उसमें तो हो सकता है, इसमें नहीं होगा। इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है। नॉर्मली पेबल के अगेंस्ट में हमारे पास इन्वेंट्री आती है और इन्वेंट्री को हम बेचते हैं, और इन्वेंट्री को जब हम बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है। समझ में आ रही बात, तो ये जो पेबल है ये ऐसा पेबल है जो हमारे ऊपर वाले पेबल के डिफरेंस में से क्या हो जाएगा, माइनस। जो 500 हमारा डिफरेंस आ रहा था जिसको हमने ऐड करना था, अब उसमें से 700 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जब 700 माइनस करेंगे तो माइनस का 200 आ जाएगा। यानी कि पेबल हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुआ है। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी बेटा इस तरह से, अगर कोई कोई भी चीज आपके पास नीचे एडजस्टमेंट में आ रही हो
और वो आपको कह रहे हो कि इस पेएबल के अंदर हमारा ये वाला अमाउंट जो है वो इस वजह से इंक्लूड है कि हमने कोई एसेट परचेज किया था, फिक्स एसेट परचेज किया था, यू हैव टू माइनस फ्रॉम पेएबल। आपने अपने पेएबल में से क्या करना है, उसको माइनस करना। ठीक है, तो अब सर पहले इंक्रीज आ रहा था 500 का, अब जब हमने 700 माइनस कर दिए तो डिक्रीज आ गया 200 का। और डिक्रीज जब होता है, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको लेस करते हैं, लेस डिक्रीज इन पेएबल। देखो क्या क्या किया है हमने, सर हमने ये किया है, सर हमने ये किया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 750 और 6550, 750 माइनस 6550, और फिर उसमें से माइनस कर दिया 700। किसका 700 सर माइनस किया है, ये परचेज ऑफ मशीनरी। आप लोगों की याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ ताकि याद है। तो सर 200 क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं, टोटल करते हैं, तो सर टोटल हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसे इसका टोटल करेंगे तो 1350 माइनस में आएगा क्योंकि सारी चीजें ही माइनस में। तो और ऊपर 17,130 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 15,780। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई। ले रहे हैं, आगे चलूं। अब आ जाओ नेक्स्ट जो चीज है, अब इसके अंदर एक और मजेदार चीज आ रही है। सर इसके बाद में सर हम लेस करते हैं टैक्स पेड एंड लेस करते हैं इंटरेस्ट पेड। ये दो चीजें लेस करते हैं, और ये पेड आता है कैसे, जब हम लेजर बनाते हैं। अब आ जाओ, हम बना रहे हैं लेजर किसका, टैक्स। यहीं पर ही बना देता हूं, टैक्स का लेजर बना रहे हैं। और टैक्स पेबल। ठीक है, अब सर टैक्स पेबल हमारे पास दो होते हैं, एक तो सर करंट स्क्रीन होता शो है। नहीं हो रही है। एक मिनट, जी अब हो रही होगी शो। टैक्स पेबल का लेजर बना, अब इसमें दो इम्पैक्ट आएंगे सर, एक तो टैक्स का आएगा और एक डेफर्ड टैक्स का आएगा। अब जरा देखो, टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स पेबल जो है वो लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है, दोनों लाइबिलिटीज हैं, 1,000 और 3,800, 1,000 और 3,800। 1,000 लाइबिलिटी है, बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा, और सीडी सर इसका आ जाएगा डेबिट साइड पे। कितना, 3,800। अच्छा सर, इसके बाद आपने वादा दोनों दो लेजर बनाया, दोनों दो लेजर एक में बना दिया करो डेफर्ड टैक्स का। अब डेफर्ड टैक्स में कहानी ये बता रहे हैं कि जो आपका ओपनिंग है वो तो लायबिलिटी है 1,300 से, वो 2017 की ओपनिंग है, वो लायबिलिटी है। और जो एंडिंग है ना वो एसेट पे है, 250 से डेफर्ड टैक्स। 2018 का क्या है, एसेट है, और 2017 का क्या है, लायबिलिटी है। तो भाई उसी तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे जैसे हम करते हैं। कैसे, ओपनिंग तो क्या है, लायबिलिटी, कितने से, 1,300 से।
और एंडिंग क्या है, एसिड है। अब जैसे कि ये लायबिलिटी थी ना, तो मैंने कहाँ लिखी है, डेबिट साइड पे लिखी है एंडिंग। अब वो एसिड है, तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, एसिड है क्योंकि। और वो कितना है, 250। ये बात समझ में आई? सर इनकम टैक्स पेबल के अंदर तो सही चल रहे थे, दोनों लाइबिलिटीज थी। ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखा, एंडिंग क्रेडिट साइड पे लिखा। डेफर्ड टैक्स के मामले में ओपनिंग जो थी वो लाइबिलिटी थी, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, लेकिन एंडिंग उसने एसेट साइड पे शो किया था। इस वजह से मैंने एंडिंग को भी कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्योंकि ये एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है आपकी। लाइबिलिटी होती तो मैं वहीं लिखता 3,800 जहां पे मैंने लिखा। अब इसको देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम टैक्स दिया हुआ था पूरे साल का, और वो आपको बता रहे थे कि टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 4,500 मिलियन। तो भाई एंट्री क्या बनाई होगी, एंट्री बनाई होगी टैक्स पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स डेबिट हुआ होगा, पेएबल क्या हो गया होगा, क्रेडिट, कितने से, 4,500 मिलियन। एक्सपेंस जो फॉर द ईयर होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आ जाता है, लायबिलिटी बन जाती है आपकी। अब जब आप इसको बैलेंस करते हो, तो सर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है, वो है हमारी 7,050 से। 4,500 बेटा सिंपल आपका क्या है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स की एंट्री क्या बनती है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट या इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। तो पेएबल क्या हो रहा है आपका, 4,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो 4,500 से मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बैलेंस कर रहा हूं। तो अब हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है, कितने से, 3,250 से। सर ये हमारी लायबिलिटी है जो हमने पे ऑफ की होगी बैंक के थ्रू, यानी कि इसकी एंट्री बनी होगी टैक्स पेबल डेबिट, और बैंक क्या हो गया होगा, क्रेडिट। तो सर इतना टैक्स हमने क्या किया है, पे किया है। ये पहले भी लेजर मैंने बताया, लेकिन उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट वाली साइड पे नहीं था, अब यहाँ पर एसेट साइड पे है। तो 3,250 माइनस होगा। अब आ जाओ इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट के अंदर बड़ी जबरदस्त कहानी है। उस कहानी के लिए आपको अनवाइंडिंग ऑफ डिसमेंटलिंग समझना हो। देखो अनवाइंडिंग एक दफा पहले भी हमने डिस्कस किया था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को। इसको इस तरीके से समझो, एक एसिड है, उसको मैंने लिया 1 लाख का। एक एसिड है, उसको मैंने लिया 1 लाख का, ठीक है। और लेते वक्त मैंने कहा कि ये 5 साल चल जाएगा। एसेट में ले रहा हूँ 1 लाख का, और लेते वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 साल जो है वो चल जाएगा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ जी, एक एसेट जो है वो हमने 1 लाख का लिया और सोचा कि 5 साल जो है वो चल जाएगा। फिर मैंने बोला कि जब ये 5 साल चल जाएगा ना, और जब हम इसको हटाएंगे, तो 5 साल बाद हमें 10,000 रुपये पे करने होंगे, जिसको हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है। अब इनिशियली हम अपने एसेट की कॉस्ट को कितना रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग मुझे बताओ। आइए 16 हम लोगों ने सबने पढ़ा, 1 लाख का एसेट लिया, 5 साल बाद जो है 10,000 रुपये हमें और पे करने पड़ेंगे, तो हम इनिशियली एसेट को कितने से रिकॉर्ड करेंगे।
सर इनिशियली जो हम अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे ना, वो इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि 1 लाख तो हमारे एसेट की क्या है, कॉस्ट है, ये हो गया। और साथ में हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी। ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ये हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगी, अभी नहीं पे कर रहे हम। जब हम 5 साल इस्तेमाल कर लेंगे, 5 साल बाद हटाएंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 पे करना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 है ये फ्यूचर की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू सपोज करो इसकी बनती है 8,000, अभी के हमारे 8,000 बनते हैं, जो कि 5 साल बाद कितने बन जाएंगे, 10,000। सर हम इनिशियली अपने एसेट को जो रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे कितने से, 1,08,000 से। ठीक है, कि आप अपने एसेट की जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, जो फ्यूचर वैल्यू होती है, उसको आप अपने प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। क्योंकि आपको आईएएस ये अलाउ नहीं करता कि भाई फ्यूचर वैल्यू को रिकॉर्ड करो, आपको क्या पता कि कितना अमाउंट होगा। तो वो कहता है कि अभी की इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर आप अपने इसकी एसेट की कॉस्ट में क्या कर लो, ऐड कर लो। अच्छा, सर हमने कर लिया 1,08,000, लेकिन 5 साल बाद जब हम आएंगे तो हमें कुछ डिस्पेंडिंग कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगी, 10,000, लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड किया, फिर 8,000। यहाँ पे मसला होगा। तो आईएएस आपको ये कहता है कि भाई आप एक काम करो, ये जो 2,000 का बीच में डिफरेंस है, ये 2,000 किसका है, ये 2,000 बेसिकली आपका इंटरेस्ट है या इन्फ्लेशन रेट है, आपके पैसे की इन्फ्लेशन है। जो 8,000 5 साल बाद कितने बन रहे हैं, 10,000 बन रहे हैं, ये तो बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन है। तो आपको आईएससी कहता है कि आप क्या करो, आप ये करो कि हर साल ना, हर साल ये जो 2,000 का इंटरेस्ट है या ये इन्फ्लेशन है, इसका एक प्रोविजन बुक करो। आप क्या करो, एसेट को डेबिट करो, प्रोविजन और डिसमेंटलिंग क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, या आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करो और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सपोज करो पहले साल आपने 500 कर दिए, दूसरे साल भी आपने कितने से रिकॉर्ड कर लिया, 500 से। तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे हो, एक प्रोविजन बना रहे हो, डिसमेंटलिंग का लायबिलिटी बना रहे हो अपने पास। और जब डिसमेंटलिंग की बारी आएगी तो इस लायबिलिटी को डेबिट करके आप बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो, पे कर दोगे जब आप डिसमेंटलिंग करोगे। तो जब आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, उसका जब इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो साथ में क्या बुक हो रहा होता है, प्रोविजन भी बुक हो रहा होता है। और ये जो प्रोविजन है, इसके अगेंस्ट में कैश नहीं जा रहा होता आपके पास। इंटरेस्ट नॉन कैश आइटम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हर साल आप उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करते हो, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। अब आओ जरा, ये वाली कहानी समझ में आई जो मैंने भी बताई आप, कि सर जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसको हम अपने प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आके अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस होता है, वो हर साल हम इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करते हैं, और प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब जरा आओ क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एग्जाम्पल दी कि हर साल प्रोविजन भी बुक होता रहेगा, और साथ में इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ आपका एक्सपेंस आउट होता रहेगा। अब आप आए अपने क्वेश्चन की तरफ। इस पूरे क्वेश्चन में आखिरी बात समझो यही है, एक और आएगी बात। दो बातें थी जो अभी करने वाली है, डिसमेंटलिंग वाली, जिसको मैं कह रहा था गलत बात है, इसको अभी इग्नोर करो। अब बारी आ गई है उसकी। अगर मैं इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाता हूं, और मैं उसके अंदर ओपनिंग और एंडिंग को लिखता हूं, ओपनिंग है 370 और एंडिंग है 270। अब ये जो
इंटरेस्ट बताया उसने आपको फॉर द ईयर, ट्रांजेक्शन नंबर 2, interest expense for the year was 1200 million, which include 20 million on unwinding of discount related to provision of dismantling। तो कह रहा है कि जो इस साल का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसके अंदर 20 मिलियन जो है वो अनवाइंडिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग शामिल है। इसकी एंट्री क्या बनाई होगी आप? इसकी सर हमने एंट्री बनाई होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1200 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है कितना? 1200 से। देखिए सर 20 जो है वो अभी अभी आपने समझाया वो प्रोविजन वाला है, तो उसके लिए हमने प्रोविजन बुक किया होगा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, कितने से? 20 मिलियन। तो सर इंटरेस्ट पेएबल हमने कितने से रिकॉर्ड किया होगा? सर इंटरेस्ट पेएबल हमने 1180 से रिकॉर्ड किया होगा। इंटरेस्ट पेएबल की लायबिलिटी हमने 1180 से रिकॉर्ड की है। फिर टोटल एक्सपेंस 1200 का था, जिसमें से 20 तो हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में डाल दिए। तो इंटरेस्ट पेएबल हमारा 1180 से क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है जी, ये एंट्री मैंने बता दी आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, क्रेडिट साइड है 1550, 1550। सर डेबिट साइड हमारी 1280 से कम पड़ रही है, यानी कि बैंक की जो पेमेंट हुई है वो हुई है 1280 से। इंटरेस्ट पेड जो लेकर जाएंगे वो लेके जाएंगे 1280। ये वर्किंग क्या थी? 4 थी, और ये वर्किंग आई थिंक 3 थी। टैक्स पेड कितना था? 3। रिटेन अर्निंग वाला जो था वो था प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हो गया सबको? किसी ने कुछ पूछना है? इंटरेस्ट पेड किस तरीके से लेके गया? किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। क्लियर है? दानियाल कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है जी। निम्रा आप रेगुलर क्लास नहीं लेती हैं? अब इसका टोटल कर लो। सर ये 15,780 में से माइनस कर दें 3,250 और 1280, तो 11,250 आ गया हमारे पास कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आ जाए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सर आपको पीपीपी का लेजर बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ताकि पता लग जाए कि कितना परचेज किया है। सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग और एंडिंग कितना कितना दिया। ओपनिंग दिया हुआ है 40,600 और एंडिंग दिया हुआ है 47,400। ठीक है, 40,600 और 47,400 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। ओपनिंग 40,600 और सीडी जो आएगा वो आपके पास आएगा 47,400।
अब बीच बीच में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आया था सर? एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ था हमारा फॉर द ईयर, 2450, उसकी वजह से पीपीपी क्रेडिट होगा। फिर सर एक दफा रीवैल्यूएशन हुई थी हमारी एसेट की, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ होगा कितने से? 16 मिलियन से। अच्छा सर, फिर उसके बाद जो है वो हमने एक एसेट परचेज किया था ऑन अकाउंट, जिसमें हमारे पेबल्स आ रहे थे। लास्ट एडजस्टमेंट थी ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 700 मिलियन पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी। तो सर मशीनरी की वजह से भी हमारा एसेट जो है वो डेबिट हुआ होगा, यहाँ पर पेबल आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब आ जाओ एक और वजह से, एक वजह और जिसकी वजह से हमारे एसेट के ऊपर इम्पैक्ट आया होगा, और वो सर ट्रांजेक्शन है। अच्छा नहीं, दो ट्रांजेक्शन। एक तो सर हमने एसेट जो है वो हमारा आग लग गई थी, 1200 उसकी कैरिंग वैल्यू थी। आग लग गई थी, एसेट खत्म हुआ, 1200 से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ये क्या हुआ था? डिस्पोजल। अच्छा सर, फिर उसके बाद हमने एसेट जो है वो लीज पर भी लिया है। अब लीज वाला टॉपिक बेटा आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती थी, पढ़ाया था मैंने, उसका लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। फेयर वैल्यू आपके एसेट की है 245, 5 साल के लीज पर ले रहे हो, रेंटल आप कितना दे रहे हो? 62 मिलियन का, और इंटरेस्ट रेट है 12.08। सर जब हम लीज चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि अगर एसेट को आप लीज पर लेते हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलती थी, उससे हमारा एसेट क्या होता था? डेबिट होता था। तो प्रेजेंट वैल्यू का सर हमने एक फॉर्मूला देखा था। सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये था, जो हमारे रेंटल होते थे, 62 मिलियन का रेंटल है, वो लिखते थे, फिर वन माइनस करते थे, फिर वन प्लस करते थे, और जो इंटरेस्ट रेट होता था वो लिखते थे, वो उन्होंने दिया हुआ 12.08%। फिर माइनस ईयर करते थे, माइनस कितना? 5 डिवाइडेड बाय 12.08%। और सर अगर एडवांस होता था ना, अगर हम एडवांस में रेंट पे कर रहे होते थे तो एक फैक्टर साथ में लग जाता था, 1 + 12.08%। तो सर हमारे आरओयू की वैल्यू आ जाती थी 49.99 आ रहा है, यानी कि 50 मिलियन। नहीं, 250 मिलियन, सॉरी, 249.99 आ रहा है, तो रेंटल है ना। ये बात क्लियर हुई? अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। 249.99 आ रहा है, 250 आ गया। तो सर इस तरीके से आप आरओयू की वैल्यू निकालते थे और एंट्री बनाते थे, आरओयू डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, 250 मिलियन से। तो मतलब कि सर हमारे इसका पीपीपी पे भी इम्पैक्ट आएगा। 250 से हमने क्या किया? आरओयू को डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ले गए, लीज लायबिलिटी दिखा दी। तो ये आखिरी इम्पैक्ट था।
जो इस क्वेश्चन के अंदर था वो भी आ गया। और देखो इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर मजे की बात क्या की है, ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं लेकर आया आपके पास, एन्युटी इन एडवांस लेकर आए। तो अब इसका डिफरेंस लें। अब आपके डिफरेंस लेते हैं तो सर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है। हमारी क्रेडिट साइड आ रही है 51,050। सर हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है, तो उतने से हमने क्या किया होगा, परचेज किया होगा कैश पर। कितने से, 7,900 से। 7,900। तो सर हम यहाँ पे ले जाएंगे, लेस करेंगे परचेज ऑफ पीपीई, कितने से, 7,900 माइनस में। अच्छा, एक एसेट आपका डिस्कार्ड हो रहा था फायर की वजह से, उसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा था। कितना इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा था, 800 का। वो ऐड कर लेंगे। अब सेल तो आपने किया नहीं है, यहाँ पे लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम। रिसीव 800 से ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7,100 माइनस में। या आप लिखोगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन हमारा तकरीबन तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच रहा है, जितने भी कंसेप्ट है वो दे दिए इसके अंदर। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हलवा चीज है, वो देख लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सर इश्यू ऑफ शेयर्स ऐड होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स में सर शेयर कैपिटल जो है वो हमारा कितने से इंक्रीज हुआ वो लेके जाएंगे। शेयर कैपिटल सर 6,000 से 9,000 हुआ मिलियन में। सबसे ऊपर पहली लाइन में 6,000 से 9,000 हुआ। लेकिन 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 मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप बोनस शेयर इशू कर देते हो तो वो भी आप अपने शेयर कैपिटल में से क्या करोगे, माइनस, क्योंकि बोनस शेयर के अगेंस्ट में भी कोई कैश नहीं आता। और बोनस शेयर आपके 2,000 के थे, तो हमने रिटेन अर्निंग में ऊपर कैलकुलेशन कर रखी है। तो 1,000 से हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स आए। फिर उसके बाद सर लेस कर दो कैश डिविडेंड। ये 2,000 का अमाउंट कहां से आया है मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ये बोनस शेयर्स है। अच्छा, कैश डिविडेंड जो है वो भैया 600 था। वो लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये, अब अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मुझे बहुत मजा आया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लोन ऑन बोरोइंग 14,200 से 11,888 हो गई। लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, यानी कि पेमेंट किया आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। लेस करोगे रीपेमेंट ऑफ लोन। डिफरेंस ले लो भाई, 14,200 ओपनिंग था, एंडिंग सर हमारा हो गया 11,888, 2312। ठीक है। अच्छा सर, फिर उसके बाद लीज लायबिलिटी की भी हमने पेमेंट की है।
आखिरी लेजर रह गया, उसके बाद समझो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर आप लोग इबादत करना, मेरे लिए भी दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना, ठीक है, कि आप लोगों का पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। FACR लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी में सर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड पे जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन इसमें से कुछ चीजें वो आपसे पूछ सकता है, इस वजह से इसके अंदर हर चीज टेस्ट होगी। लीज लायबिलिटी भी हो गई, ROU भी हो गया, डेफर्ड टैक्स भी हो गया, इंक्रीमेंट एंड डेप्रिसिएशन भी हो गया, इस इंश्योरेंस भी आ गया, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है तो वो क्या करोगे आप, मतलब हर चीज टेस्ट हो गई आप। लीज लायबिलिटी आपकी 800 थी और फिर 950 हुई थी। 800 से 950 हुई है। और सर ऊपर लीज लायबिलिटी क्रेडिट हुई है कितने से, 250 से, ROU वाले चक्कर में। कोई भी नहीं करवाता ऐसे एंट्रीज बनवा के लेजर, मैं एंट्रीज बनवा के फिर लेजर करवा रहा हूँ, ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए आप लोग। अब इसको बैलेंस कर लो। 1050 से सर हमारी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड हमारी कम पड़ रही है 100 से, यानी कि ये हमारी पेमेंट हुई होगी लीज लायबिलिटी। तो लेस कर दें लीज लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी 100 से। अब इसका टोटल कर लो, ये आ जाएगा आपके पास नेट कैश, और तो कोई चीज है नहीं, आउटफ्लो ही होगा, माइनस में आएगा इसका भी आंसर, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसका टोटल करेंगे तो सर हमारे पास माइनस का आंसर आ जाएगा 2012। अब हम पूरा ओवरऑल टोटल करेंगे। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में है, और ये भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस में। तो प्लस में दो चीजें माइनस होकर आपके पास अमाउंट आएगा प्लस में 2138, प्लस में आ रहा है तो आप लिखोगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर आप इसमें अपना ओपनिंग का कैश ऐड कर दोगे। ओपनिंग का कैश आपके पास क्वेश्चन में शुरू में था 5620, तो एंडिंग आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह 5620, एंडिंग आ जाएगा, एंडिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट 7758। और ये हमारा क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं ग्रुप में इसका PDF जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन के अंदर, सारे कंसेप्ट आ गए इसके अंदर। अगर नहीं भी समझ में आओ, एक दफा वीडियो बेटा इसकी दोबारा से देख लेना, ताकि पूरा कैश फ्लो का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने MCQs भी कर ली, हमने इसके हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस भी कर लिए, और हमने इसका आसान क्वेश्चन भी एक कर लिया था। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड है, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड जो अब तक हम लोग कर रहे थे, और एक होता है डायरेक्ट मेथड, वो बहुत कम, मतलब कि 99.9% जो है वो इनडायरेक्ट आता है, 0.01% डायरेक्ट मेथड आता है। तो टाइम बचा तो हम उसको भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का बैच है। तो फिलहाल अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे।
और नेक्स्ट टॉपिक की क्लास बेटा आप लोगों की होगी संडे को। 2 दिन है, हम घर की शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, ठीक है, बेगम बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे। आप लोग भी करना, बेगम बच्चों के लिए शॉपिंग, बेगम बच्चे नहीं हो तो अम्मी अब्बू के लिए शॉपिंग कर लेना। फिर इंशाल्लाह ताला संडे को आप लोगों से क्या होगी, मुलाकात होगी। टाइम